दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में। किस प्रकार से जो विषय सूची है उसको हम सूचीकरण कर सकते हैं और कौन कौन से इसमें स्टेप होंगे और किस प्रकार से इसको आगे हम मेन क्लासेस के रूप में साथ ही पुस्तकालय के अंदर इसको यूज़ करेंगे। कंप्लीट जानकारी इस वीडियोस में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम को सबसे पहले जेडी ब्राउन के द्वारा यहाँ पे दी गई थी। इनका नाम हम बात करें फुल फॉर्म में तो जेम्स डेफ ब्राउन इनके पूरा नाम है, जो कि शॉर्ट में हम यहाँ पे जेडी ब्राउन इनको कहते हैं। ये बेसिकली जो है स्कॉटिश के रहने वाले थे और ये एक बिब्लियोग्राफर यानी कि बिब्लियोग्राफर जो लाइब्रेरियन है उस पोस्ट पे ये जो है कार्यरत थे। इनको यहाँ पे ओपन एक्सेस लाइब्रेरी के इनोवेटर और विषय वर्गीकरण के लेखक के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ पे सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम को लेकर हम बात करें, सबसे पहले जेडी ब्राउन के द्वारा, जो कि इंग्लिश लाइब्रेरियन थे, सामान्य सिद्धांतों में इसका योगदान काफ़ी छोटा है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो जेडी ब्राउन का सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में माना जाता है। इन्होंने 3 प्रकार की पद्धतियाँ इसमें रखी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को, कि किस प्रकार से हम लाइब्रेरीज में, किस प्रकार से जो पुस्तकालय है उसके अंदर हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप 3 प्रोसेस, 3 विधियाँ यहाँ पे यूज़ की, 3 टेक्निक्स यूज़ की। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे जो विधि यूज़ की, उन्होंने उस विधि का नाम क्विन ब्राउन का नाम करके जाना जाता है। बेसिकली J.H. क्विन यहाँ पे 1894 में ये पहली वर्गीकरण पद्धति है उसका जो है शुभारंभ किया। हालांकि ये पद्धति ज़्यादा सफल नहीं हो पाई, हालांकि फाइनली ये फेल हो गई, यानी कि इस पद्धति को यूज़ नहीं किया गया। जस्ट इसके 3 साल बाद में यानी कि 1897 में जेडी ब्राउन के द्वारा स्वतंत्र रूप से एक अन्य पद्धति लाई गई, जिसे बेसिकली एडजस्टेबल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये पद्धति भी यहाँ पे सफल नहीं हो पाई, यानी कि कम्प्लीटली सेकंड जो मेथड्स है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का, उसमें भी जेडी ब्राउन जो है वो फेल हो गए, यानी कि वो सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं चल पाया। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरे स्टेप में इन्होंने यहाँ पे 1906 में, जो कि जेडी ब्राउन के द्वारा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन करके यहाँ पे स्कीम्स जो है वो लाई गई। इसके पहले संस्करण जो है इसके लिए बहुत अधिक यहाँ पे जाने जाते हैं। 1906 में पहला संस्करण यहाँ पे इसका जारी किया गया, 1914 में सेकंड संस्करण के रूप में इसको पब्लिश किया गया और 1939 में थर्ड पब्लिकेशन जो कि जेडी स्टीवर्ड के द्वारा संपादित किया गया था। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि जो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है सबसे पहले जेडी ब्राउन ने 1906 में इसका प्रतिपादन किया, जो कि सफलतापूर्वक यहाँ पे इसका जो है प्रतिपादन किया गया। 1906 में पहला एडिशन यहाँ पे पब्लिश किया गया और 1939 में थर्ड एडिशन जो है वो जेडी स्टीवर्ड के द्वारा संपादित किया गया। उसके बाद में जेडी ब्राउन जो है 1862 से लेकर 1914 के बीच में मुख्यतः इंग्लैंड में एक ओपन एक्सेस सिस्टम जो प्रणाली है उसको यहाँ पे शुरू की, जो कि 1893 में ये प्रणाली ओपन एक्सेस सिस्टम के रूप में जानी जाती थी। मुख्य वर्गों को क्रम में अत्यंत रोचक रूप से इन्होंने बांटा, जैसे डीडीसी और ईसी के अंदर बांटा जाता है, यानी कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन के रूप में। ब्राउन का यह दावा था कि उनकी पद्धति में मुख्य वर्गों का क्रम वैज्ञानिक आरोहण यानी कि साइंटिफिक प्रोग्रेशंस के आधार पे यहाँ पे किया जाना है। साथ ही प्रकृति है उसमें चीज़ों के उत्पन्न होने और उसी क्रम में इसमें मुख्य जो क्लास हैं उनको यहाँ पे विभाजित किया जाएगा। यानी कि यूँ समझे इस पद्धति का जो प्रिंसिपल है, जो आधारित है, वो यहाँ पे साइंटिफिक के जो प्रोग्रेशन है उसके ऊपर ये मेन क्लासेस को बांटा गया। साथ ही यहाँ पे इन्होंने एक टेक्निक्स और दी जिसको अपन यहाँ पे बात करेंगे। पहले इन्होंने पदार्थ, बल, जीवन, मन, रिकॉर्ड, इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने ये जो है टर्म्स दी और इस टर्म्स के आधार पे यहाँ पे इस सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को आगे पढ़ा गया, वर्गीकरण किया गया, साथ ही उसकी क्लासिफिकेशन किया गया। इसको शॉर्ट में आप याद रखने के लिए याद कर सकते हो पबजी मरी, ठीक है। पै मतलब आपका हो गया पदार्थ, बै मतलब बल, जी मतलब जीवन, मैं मतलब मन, री मतलब रिकॉर्ड। तो पबजी मरी इसको शॉर्ट में आप याद रख सकते हो। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को जेडी ब्राउन साहब के द्वारा जो है वैज्ञानिक जो प्रोग्रेशन है उसके हिसाब से इसको मेन क्लासेस को बांटा। मेन क्लासेस को अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, तो इसको आप ज़्यादा इसको सीरियसली ना लें, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर लेके मैं चलता हूँ, जो कि जेडी ब्राउन ने सबसे पहले वन पैलेस थ्योरी प्रिंसिपल्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। डीडीसी तथा अन्य पद्धतियों में एक तरह की विषय के विभिन्न पक्षों के अनुशासनानुसार बिखेरने के बजाय उनको एक ही यहाँ पे विषय में रखा जाए, यानी कि इस पद्धति में जो जेडी ब्राउन साहब है उन्होंने यहाँ पे अलग अलग विषय ना रख के
उसको मेन क्लासेस को एक ही पद्धति यानी कि एक ही, जिसे हम यहाँ पे वन प्लेस प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वर्गीकरण के जो कार्य है उसके साथ साथ उन्होंने लाइब्रेरियनशिप का एक मानक पाठ्यक्रम जिसे द मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी भी तैयार किया। जो हमारे पास में द मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी है उसको 1903 में जेडी ब्राउन के द्वारा यहाँ पे जो है तैयार किया गया। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट 1898 में जो है वो पब्लिश किया गया। वर्गीकरण के पहले जो पुस्तक है उसमें जो है ये पुस्तक जो है पहली बार जो WCB शेयर्स है उनके द्वारा पढ़ी गई थी, जिसका नाम मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट 1898 में इसका पब्लिश किया गया। सबसे पहले WCB शेयर्स के द्वारा इस बुक्स को पढ़ा गया था। जेडी ब्राउन के द्वारा कुछ और भी जो बुक्स हैं वो दी गई, उसकी अपन बात कर लेते हैं। बेसिकली 1886 में इन्होंने बायोग्राफिकल डिक्शनरी म्यूजिशियन दी। 1893 में गाइड टू द फॉर्मेशन ऑफ म्यूजिक लाइब्रेरी बुक्स जो है वो पब्लिश की गई। 1897 में ब्रिटिश म्यूजिकल बायोग्राफिकल एंड विथ स्टीफर्ड सैमुअल स्ट्रेटन यहाँ पे दिया गया। 1898 में मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट दी गई। 1903 में मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी दी गई। 1906 में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसके पहला एडिशन 1906 में था और लास्ट यानी कि तीसरा एडिशन जो है वो यहाँ पे जेडी स्टीवर्ड के द्वारा 1938 में पब्लिश किया गया। 1907 में द स्मॉल लाइब्रेरी ए गाइड टू कलेक्शन एंड द कोर ऑफ बुक्स नाम करके यहाँ पे बुक्स पब्लिश की गई। 1910 में कैरेक्टरिस्टिक्स सन एंड डांस ऑफ ऑल एजेस यहाँ पे दी गई। 1912 में लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग बुक्स जो है वो यहाँ पे जेडी ब्राउन साहब के द्वारा दी गई। तो ये कुछ बुक्स हैं जो कि मैंने सीक्वेंस में आपको पढ़ा दी हैं। यहाँ से कोई एक दो बुक्स आपसे पूछ सकते हैं। आगे हम चलते हैं। जेडी ब्राउन जो है पहले वर्गीकरणवादी यहाँ पे कहलाए। पुस्तकालय वर्गीकरण को एक अनुशासन के रूप में इन्होंने बांटा, साथ ही वैज्ञानिक विधियों और सिद्धांतों पर पद्धति पर आधार पर डीडीसी के अमेरिका के पूरे आग्रह के असंतुष्ट होने के कारण 3 पद्धतियों में इसको बांटा। तीनों पद्धति में हम पहले बात कर चुके हैं, जिसमें पहली 2 पद्धति फेल हुई थी, लेकिन लास्ट पद्धति जो कि हमारे पास में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन थी 1906 में ही आई थी, तो इसको यहाँ पे सफलतापूर्वक यहाँ पे जो है इस पद्धति को यूज़ किया गया। पहली पद्धति जो हमारे पास में थी वो क्यूनन ब्राउन क्लासिफिकेशन थी, जो कि 1894 में आई। उसके बाद में एडजस्टेबल क्लासिफिकेशन 1897 में आई, हालांकि ये भी फेल हो गई। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906 में हुई, जिसमें फाइनली यहाँ पे जेडी ब्राउन साहब जो है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में पास हो गए। आगे ब्राउन द्वारा विकसित की गई विषय वर्गीकरण 1906 के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो ये हमारे पास में है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट वन पैलेस थ्योरी की बात करें। ब्राउन के अनुसार पुस्तकालय वर्गीकरण में स्थिर और ठोस विषय को अधिक सामान्य साथ ही सामयिक विषयों पर प्राथमिकता देने की बात कही गई। प्रत्येक विषय अनेक दृष्टिकोण से विचार रखने में सक्षम होते हैं तथा उनमें से प्रत्येक विशाल साहित्य का केंद्र भी यहाँ पे इसको माना गया। यानी कि जो भी हमारे पास में जो सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो वन पैलेस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ही विषय के अंदर सभी विषय को जो है एक सामूहिकरण में हमें करना होगा। कलेक्शंस की बात करें, जिसमें सभी जो संभव है उनको उतना ही निकट यहाँ पे रखने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट हेडिंग्स की बात करें, विषय शीर्षक जिसे कहते हैं। बेसिकली सूचना के लिए विशेष पहुंच प्रदान करने के लिए कैटालॉगिंग प्राइवेसी का विषय शीर्षक में प्रदान किया जाना काफ़ी यहाँ पे सुनिश्चित किया गया। कैटालॉगर विषय शीर्षकों की सूची पर निर्भर करते हैं, साथ ही कैटालॉग में जो दस्तावेज है विषय शीर्षकों को असाइन करने का काम करते हैं। विषय शीर्षक की सूची जो है वो सी और सी ऑल्सो के रूप में यहाँ पे दी जाती है। सब्जेक्ट हेडिंग में हमारे पास में 2 प्रकार की सब्जेक्ट हेडिंग दी गई, जिसमें पहली सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग थी। उसके बाद में सेकंड जो थी वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस विषय शीर्षक मुख्य रूप से प्रचलित है। तो हमारे पास में 2 टेक्निक्स यहाँ पे दी गई, जिसमें सीयर्स लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग और दूसरी हमारे पास में थी लाइब्रेरी कांग्रेस ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। तो ये 2 टेक्निक्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हमारे पास में कुछ परिभाषा डेफिनेशन को लेके हम बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप देख लेना, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं चलता हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट लिस्ट सीएस लिस्ट सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन टेक्निक्स पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास में
जो टेक्निक्स दी गई थी पुस्तकालय वर्गीकरण के अंदर कि किस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास में सब्जेक्ट को बांटा जाएगा, तो पहली टेक्निक्स को हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है। सबसे पहले 1923 में मिनी अर्ल्स सीयर्स के द्वारा ये पब्लिश की गई। इसमें छोटे और मध्य आकार के पुस्तकालय को शामिल किया गया सूचीकरण के लिए। साथ ही सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो है वो 2011 में EBSCO के द्वारा अधिग्रहित कर ली गई, यानी कि 2011 में इसका पब्लिकेशन जो है EBSCO के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। हालांकि इससे पहले जो इसके पब्लिकेशंस हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि इससे पहले सबसे पहले जो सीयर्स लिस्ट सब्जेक्ट जो हेडिंग है उसका पब्लिकेशन सबसे पहले HW विल्सन के द्वारा किया जाता था, उसके बाद में इस EBSCO के द्वारा किया गया, और उसके बाद में लास्ट अभी हम बात करें तो GHP, जिसे हम यहाँ पे अगर बात करें तो ग्रे हाउस पब्लिशिंग कहते हैं। हाल ही में सब्जेक्ट जो सीयर्स लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग है उसका नवीनतम संस्करण है 2018 में 22वां से कहेंगे अपन, उसका जो पब्लिकेशन है वो ग्रे हाउस पब्लिशिंग के द्वारा किया गया। हालांकि स्टार्टिंग में HW विल्सन के द्वारा किया जाता था, लेकिन बीच में EBSCO के एक कंपनी है उसके द्वारा किया गया, और अब यहाँ पे हाल ही में फाइनली जो ग्रे हाउस पब्लिकेशन है उसके द्वारा इसका पब्लिकेशन हाल ही में किया जा रहा है। सब्जेक्ट सीयर्स लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग की बात करें, महत्वपूर्ण मानक के विषय शीर्षक सूची यहाँ पे इसमें रखी जाती है। साथ ही 1923 में WH विल्सन कंपनीज के द्वारा किया जाता था। 2011 में यहाँ पे WH विल्सन के द्वारा EBSCO के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। उसके बाद में ग्रे हाउस पब्लिकेशन जो कि 2018 में इसका पब्लिश किया जा रहा है। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे सीयर्स लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग में हमारे पास में शीर्षक के रूप में जो उपयोग में ली जाती है उसको बोल्ड फेस ही, यानी कि बोल्ड टैब में जो भी हमारे पास में लिए जाएंगे विषय है वो यहाँ पे हमारे पास में बोल्ड फेस में लिए जाएंगे। यूज संदर्भ की हम बात करें जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे व्यापक, बॉर्डर, नैरोअर, रिलेटेड टर्म, स्कोप नोट और उसके बाद में सामान्य संदर्भ, इसके कुछ शब्द हैं जो हमें इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई शब्द बोल्ड फेस में नहीं लिया जाता तो उसको इस शीर्षक के रूप में नहीं जाना जाएगा। 15वें एडिशन से 1994 में जो आया उसे जोसेफ मिलर के द्वारा सीयर्स लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग का संपादन किया गया। थिसोरस संक्षिप्त रूप में यहाँ पे जो दिए गए थे वो इस प्रकार से हैं जैसा आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले नैरोअर टर्म, उसके बाद में BT का मतलब बॉर्डर टर्म, RT का मतलब रिलेटेड टर्म, UF का मतलब यूज फॉर, SA का मतलब सी ऑल्सो, जहाँ पे X जो है वो C को डिनोट करता है, और डबल X अगर आपको दिख जाए तो यहाँ पे C ऑल्सो यहाँ पे जो है उसको डिनोट करता है। ठीक है, सीयर्स लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग लोकप्रिय रूप से सीयर्स लिस्ट भी कहलाती है। हालांकि ये छोटी जो पुस्तकालय होते हैं वहाँ पे इसका यूज काफ़ी देखने को मिलता है। इसका प्रारूप जो है ANSI, NSI और निस्को मानकों के अनुरूप यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद में हमारे पास में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग की बात करें जो कि एक शब्दावली नियंत्रण उपकरण के रूप में जानी जाती है। उसके बाद में हम यहाँ पे आगे देखें तो सीयर्स लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग में ये एक प्रकार का थिसोरस है जो कि डेटाबेस के रूप में काम आता है। हालांकि इसको हम अनेक प्रकार से यहाँ पे सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। NT को नैरोअर टर्म्स कहते हैं और BT को बॉर्डर टर्म्स कहते हैं, RT को रिलेटेड टर्म्स कहते हैं और UF को यूज फॉर कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से जो हमारे पास में टर्म्स हैं वो यहाँ पे सीयर्स लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग में यूज़ होते हैं। कोई आपको 3 दे देगा और एक आपको इसमें भिन्न प्रकार का देगा, तो वहाँ से आपको पूछेगा कौन सा नहीं है और कौन सा इसमें है। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, जिसमें डायरेक्ट एंड स्पेसिफाई एंट्री, उसके बाद कॉमन और यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, ये 3 प्रकार के जो हैं हमारे पास में सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जो कि हमारे पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें रोल अदा करते हैं। बेसिकली सब्जेक्ट हेडिंग जो सीयर्स लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग है वो एक प्रकार का थिसोरस है। वर्तमान में 22 से संस्करण जो है पब्लिश यहाँ पे सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के किए जा चुके हैं। पहला एडिशन 1923 में किया गया, दूसरा एडिशन यहाँ पे 1926 में किया गया। उसके बाद में लास्ट हम बात करें 22वें एडिशंस की, जो कि 2018 में हाल ही में लेटेस्ट जो है इसका जो पब्लिकेशन है वो किया गया। इसकी संरचना को लेकर हम बात करें, बेसिकली सीयर्स लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग की जो एक वर्णमाला है जिसमें हम यहाँ पे अनेक प्रकार के शब्दों को व्यवस्थित करने का काम करते हैं। साथ ही इसको अंग्रेजी भाषा में जो है आपको देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये जो टेक्निक्स है वो यहाँ पे छोटे और मध्यम प्रकार के लाइब्रेरीज़ हैं उसमें यहाँ पे यूज़ की जाती है।
ये जो है ज्ञान की संपूर्ण श्रृंखला के लिए विषय शीर्षक के रूप प्रदान करने का भी कार्य करते हैं। तो ये हमारे पास में सब्जेक्ट लिस्ट, हमारे सीयर्स लिस्ट सब्जेक्ट हेडिंग जो टॉपिक था वो था विषय वर्गीकरण का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि इसी का नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक में हम बात करेंगे LCSH के बारे में। अगर पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग होता है। सबसे पहले इसकी खोज जो है 1898 के अंदर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा की गई थी। हालांकि अभी हाल ही में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा ही इसको मेंटेन किया जाता है, यानी कि इसका देखरेख की जाती है। उसके बाद में बात करें तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से सब्जेक्ट हेडिंग के बारे में पहले संस्करण की बात करें जो 1909 के अंदर से लेके 1914 के बीच में अनेक भागों में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा शब्दकोश कैटलॉगिंग में प्रयुक्त किए गए विषय शीर्षक के रूप में इसको प्रिंटेड किया जाता है। हालांकि इसकी बात करें 1911 में कंप्लीट लिस्ट के रूप में इसको पब्लिश किया गया था, लेकिन 1909 में इसको शुरू किया गया था पब्लिकेशन करना। 8वें संस्करण की बात करें तो इसके शीर्षक में LCSH यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग में बदल दिया गया। 1975 में इसको पुनः प्रकाशित कर दिया गया। अभी हाल ही में हम बात करें इसके नवीनतम संस्करण को लेके, तो अभी हाल ही में इसके नवीनतम संस्करण जो है वो 44 है, ध्यान रखना यहाँ पे पहले का लिखा हुआ है। अभी हाल ही में अगर बात करें 2022 में 44वां संस्करण का पब्लिकेशन हो चुका है। उसके बाद बात करें तो LCSH के बारे में, तो LCSH में विषय शीर्षकों का एक थिसोरस इसको कह सकते हो, या फिर कंट्रोल वोकेबुलरी भी आप कह सकते हो इसको, जिसे ग्रंथ सूची रिकॉर्ड में उपयोग के लिए यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा बनाए गए LCSH का जो रख रखाव है वो यहाँ पे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा 1898 से किया जा रहा है। वर्तमान में इसके टोटल अगर हम बात करें तो 44 इसके संस्करण अभी हाल ही में पब्लिश हो चुके हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो पहला पब्लिकेशन यहाँ पे 1898 में पब्लिश किया गया था, 5वां एडिशन 1948 में, छठा पब्लिकेशन 1957 में, 8वां पब्लिकेशन 1975 जो कि 2 वॉल्यूम यानी खंडों में यहाँ पे प्रकाशित किया गया था, 12वां जो है वो 1989 में जो कि 3 खंडों में इसको पब्लिश किया गया था। LCSH का अगर हम बात करें तो हाल ही में नवीनतम संस्करण को लेके अगर चर्चा करें तो नवीनतम संस्करण इसका 44 है, जो कि 2022 में इसको पब्लिश किया गया है। ध्यान रखिए, ये आप याद रखना। उसके बाद में फ्री फ्लोटिंग सब डिविजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली फ्री फ्लोटिंग सब डिविजन्स को हिंदी में मुक्त फ्लोटिंग उप विभाजन कहते हैं। इसका सबसे पहले प्रयोग इंडेक्सिंग के रूप में उस दशा में किया गया जब विषय शीर्षक को निर्धारित करना होता है, साथ ही जब कोई उपयुक्त शीर्षक यानी कि टाइटल LCSH में उपलब्ध नहीं होते। यानी कि फ्री फ्लोटिंग सब डिविजन्स में जब यहाँ पे टाइटल दिया जाता है, जब यहाँ पे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स पे उनका कोई भी टाइटल यहाँ पे डिनोट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में LCSH में विषय शीर्षक की मूल व्यवस्था जो है वो वर्ड बाई वर्ड की जाती है, यानी कि शब्द टू शब्द यानी वर्ड बाई वर्ड जो है उसकी व्यवस्था जो है अरेंजमेंट जो है LCSH में विषय शीर्षक की वर्ड बाई वर्ड की जाती है। साथ ही लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन 1909 में किया गया। साथ ही LCSH का पहला कंप्लीट अगर हम बात करें पब्लिकेशन तो 1911 में इसको कंप्लीटली पब्लिश किया गया था। उसके बाद में वर्ड बाई वर्ड व्यवस्था में से हिंदी में अगर इसको बात करें तो कुछ से पहले कुछ नहीं, ये विधि इसमें टेक्निक्स यूज़ की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मैश, जो कि मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग इसका पूरा नाम होता है। 1960 में सबसे पहले इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। बेसिकली आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि मैश का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको बताना है मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। इसकी खोज 1960 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जीवन विज्ञान में जर्नल लेखों और पुस्तकों को अनुक्रमित करने के उद्देश्य से एक कंट्रोल्ड वोकेबुलरी जो है उसके रूप में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ये एक प्रकार का थिसोरस भी यहाँ पे इसको कह सकते हो आप। यूनाइटेड स्टेट ऑफ नेशन लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन्स के द्वारा इसको अपडेट और इसका निर्माण किया गया था। इसमें मेडलाइन, पबमेड, डेटाबेस इत्यादि जो शब्द है वो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो ध्यान रखना, मेडलाइन, पबमेड और डेटाबेस, साथ ही यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मिशंस की जो बुक होल्डिंग्स हैं उसकी सूची इसमें दी जाती है। मैश जो है वो सब्जेक्ट टाइटल्स सूची का एक उदाहरण आप कह सकते हो। मैश एक वोकेबुलरी जो है वो कंट्रोल्ड वोकेबुलरीज है, तो आप इसको नियंत्रित कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास में चैन प्रोसीजर है। बेसिकली 1938 में इसे श्रृंखला प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। इसे चैन इंडेक्सिंग के रूप में भी आप इसको कह सकते हो। साथ ही इसमें चैन जो प्रोसीजर है उसके अंदर क्लास नंबर से इसको बनाया जाता है।
इसमें जो भी नंबर्स आपके द्वारा दिए जाते हैं वो एक आर्टिफिशियल नंबर्स के रूप में दिए जाते हैं। हालांकि चैन प्रोसीजर को बाद में पॉप्सी के अंदर इसको रिप्लेसमेंट कर दिया गया था। अगर बात करें चैन प्रोसीजर की इस आवश्यकता का विकास सबसे पहले श्री रंगनाथन के द्वारा 1938 में इसका जो है वो यहाँ पे विकास किया गया। चैन प्रोसीजर पहले यहाँ पे थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉगिंग जो कि 1938 नामक पुस्तक में इसको सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया गया था। श्री रंगनाथन के द्वारा जो चैन प्रोसीजर है उसको वर्गों में जो डॉक्यूमेंटेशंस की जो है उसको एक अल्फ़ाबेटिकली एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के रूप में इसको प्राप्त करने की विधि भी कह सकते हो। साथ ही चैन प्रोसीजर में कुछ कड़ी हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहली कड़ी है फॉल्स लिंक, दूसरा अनसाउट लिंक और नेक्स्ट साउट लिंक और शूडो लिंक्स। ये 4 प्रकार की कड़ी जो है वो चैन प्रोसीजर में हम यहाँ पे यूज़ करते हो किसी भी सब्जेक्ट को टाइटल देने में या फिर किसी भी कंट्रोल्ड वोकैबुलरीज को यहाँ पे डिनोट करने में। आगे हम बात करें किसी भी वर्ग संख्या में विषय शीर्षक निकालने के लिए आपको 6 स्तर यानी 6 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। चैन प्रोसीजर का नवीन स्वरूप की बात करें तो वो पॉप्सी है जो कि गणेश भट्टाचार्य के द्वारा इसको 9 स्तरों में एक्सप्लेन किया, 9 स्टेजेस में इसको दिया था। चैन प्रोसीजर के माध्यम से क्लास इंडेक्स एंट्रीज भी बनाई जा सकती है। साथ ही चैन प्रोसीजर में जो डिज़ाइन है इसका श्री रंगनाथन के द्वारा 1934 में तैयार की गई, लेकिन उसको 1938 में पब्लिश किया गया था। चैन प्रोसीजर एक मॉडर्न DRTC के द्वारा दिया गया एक टेक्निक्स है। साथ ही यहाँ पे श्री रंगनाथन ने चैन प्रोसीजर का प्रयोग विषय शीर्षक की प्राप्ति के लिए CCC में भी इसका यूज़ किया था। चैन प्रोसीजर का उपयोग 1952 में ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफिक में भी इसका यूज़ किया गया। 1971 में प्रिसाइज इंडेक्सिंग के रूप में इसको रिप्लेस कर दिया गया था। चैन प्रोसीजर का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि श्रृंखला का वर्गीकरण पद्धति पर इसका निर्भर होना। कुछ परिभाषाएं हैं उसकी बात कर लेते हैं। श्री रंगनाथन के द्वारा जो चैन प्रोसीजर के बारे में कहा गया है, उन्होंने कहा कि श्रृंखला प्रक्रिया किसी भी वर्गांक से विशेष शब्द प्रविष्टि तैयार करने के लिए लगभग एक मैकेनिकल एक यांत्रिक प्रक्रिया है। ईजे कोट्स के द्वारा इसके बारे में कहा गया जो कि एक श्रृंखलाओं में सम्मिलित पदों को बिना क्रम परिवर्तित किए विषय शब्द प्रविष्टि तैयार करने की एक प्रक्रिया है। साथ ही यहाँ पे चैन इंडेक्सिंग जो है यानी चैन प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे किसी भी ग्रंथ के कृत्रिम भाषा में प्रदत्त वर्गांक को प्रत्येक अंक का जन भाषा के रूप में अनुवाद कर सकता है। तो दोस्तों ये हमारे पास में आपके पास में जो कंप्लीट यूनिट थी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज उसको अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर हमारे पास में लास्ट वीडियो जो है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके अंदर हमने बात की है कि सब्जेक्ट हेडिंग्स के बारे में, सब्जेक्ट लिस्ट के बारे में और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में। इसको अपन ने 2 भागों में इसको बांटा है जैसा कि आपने देख पा रहे हैं, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग करके और उसके बाद में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग करके। इन 2 टॉपिक्स को हमने इस वीडियो में मेंशन किया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स हैं, आप इसको बिल्कुल रिवाइज रूम में इसको पढ़ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।